लेक्चर में हम लोग हुंड के बाहुल्यता का नियम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं हुंड्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसको समझने से पहले हमें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं इसे समझना पड़ेगा। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या हो, इक्वल हो, ऐसे ऑर्बिटल को हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। यानी कि डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ऊर्जा क्या है, समान है। तो जैसे हम एक देखते हैं 2p सबसेल को देखते हैं, 2p सबसेल यानी कि 2p उपकोष को देखते हैं। तो जो 2p सबसेल है ना, इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? 3। एक हुआ 2px, 2py, 2pz, यानी कि 2p सबसेल में 3 ऑर्बिटल हो गए, 2px, 2py, 2pz। अब इनकी हमें एनर्जी देखना है। तो हम जानते हैं कि एनर्जी तो हम n+l रोल से निकालते हैं। अगर 2px की बात करें तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू दिख रही है 2 और p है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसके लिए 2py के लिए बात करें तो n की वैल्यू हो जाएगी 2 और l की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। 2pz की बात करें तो n की वैल्यू होगी 2 और p है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो तीनों केस में हम देख रहे हैं कि n की वैल्यू 2 आ रही है और l की वैल्यू 1 आ रही है। तो अगर n+l तीनों का निकालें तो n+l की वैल्यू 3 आएगी तीनों के लिए, यानी कि n+l की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो हम जानते हैं कि जब n+l की वैल्यू ज़्यादा होती है तो ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, जब n+l की वैल्यू कम होती है तो ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। लेकिन यहाँ पे n+l की वैल्यू सेम आ रही है और n की वैल्यू भी तीनों में क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन में तीनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल। यानी कि जितनी एनर्जी 2px की होगी उतनी ही एनर्जी 2py की होगी और उतनी ही एनर्जी 2pz की होगी। यानी कि जो 2p सबसेल है इसके जो तीनों ऑर्बिटल हैं 2px, 2py, 2pz, तीनों की एनर्जी क्या है, आपस में बराबर है और इक्वल है। ऐसे ही सबसेल या ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं हम, डीजेनरेट ऑर्बिटल। इसको और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब हम बात करते हैं 3D सबसेल की या 3D उपकोष की। हम जानते हैं कि जो 3D सबसेल है उसमें 5D ऑर्बिटल होते हैं। एक को बोलते हैं dxy, dyz, dzx, dx2-y2 और dz2। तो जो 3D सबसेल में जो 3D सबसेल के अंदर जो 5D ऑर्बिटल है ना, उन पांचों d ऑर्बिटल की एनर्जी आपस में बराबर होती है। क्यों बराबर होती है? क्योंकि सब में n की वैल्यू दिख रही है 3 और सबके लिए l की वैल्यू क्या है 2 क्यों आ गई? क्योंकि हम जानते हैं कि जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है ना, इसकी वैल्यू s के लिए 0 होता है, p के लिए 1, d के लिए 2। तो सब में d है तो l की वैल्यू क्या हो गई 2। तो अगर 3D सबसेल के लिए अगर जितने भी इसके ऑर्बिटल हैं सबके लिए अगर n+l की वैल्यू निकालें तो वो आएगा 5। यानी कि सबका n+l का वैल्यू क्या आ रहा है, इक्वल। इसलिए इन सभी 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी क्या होगी, इक्वल। इसलिए ये जो 3D सबसेल है ना, ये कैसा सबसेल है, एक डीजेनरेट सबसेल है। या जो पांचों ऑर्बिटल कैसे हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस तरह से हमने देखा कि ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी आपस में इक्वल होती है उनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। और डीजेनरेट ऑर्बिटल हमारे p वाले हैं और d वाले हैं, क्योंकि जो p में जो p सबसेल में जो 3 ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी आपस में बराबर होती है। ऐसे ही जो d में 5 सब ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसको हमने वेरीफाई कर लिया, किससे, n+l रूल से वेरीफाई भी कर लिया। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जिसको बोलते हैं हुंड्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो अब हुंड्स लॉ के बारे में अब बात करेंगे। सुनिए ना, अब हम हुंड के बाहुल्यता के नियम पे बात करते हैं। इससे पहले हमने नियम पढ़ा था ऑफ-बाउ का नियम। ऑफ-बाउ का नियम ये कहता है कि ऐसा सबसेल जिसकी एनर्जी कम हो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है और ऐसा सबसेल या ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाता है। लेकिन जो डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं ना, इनकी एनर्जी तो इक्वल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाए यह ऑफ-बाउ एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है हुंड का नियम। यानी कि जब ऐसा ऑर्बिटल आ जाए जिनकी एनर्जी आपस में इक्वल हो तो वहाँ प्रॉब्लम फेस होने लगती है, किसको, ऑफ-बाउ को। तो वहाँ से एक नए नियम की शुरुआत हो जाती है जिसको बोलते हैं हुंड का नियम। और हुंड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन को जब डीजेनरेट ऑर्बिटल में भरना हो ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड मैनर में भरो। अनपेयर्ड मैनर का मतलब होता है कि जितने भी उसके ऑर्बिटल हैं ना सबसेल के, उनको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो और साथ में ही पैरेलल स्पिन में भरो। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन एक एक करके आप भर रहे हो उनकी स्पिन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
तो जब भी इलेक्ट्रॉन को आपको डीजेनरेट ऑर्बिटल में भरना है तो पहले उनको अनपेयर्ड मैनर में भरना है। अनपेयर्ड मैनर का मतलब होता है कि सब हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन देना है तथा हर इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। और जब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए उसके बाद से आपको इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराना है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनाना है। यही है हुर्न की बाहुल्यता का नियम। इसको हम डायग्राम की सहायता से फिर देख रहे हैं। अब हम हुर्न्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे ये पी सबसेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इलेक्ट्रॉन भरना है तो ये रूल ये कहता है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दे दूँ। तो हमने पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा। और साथ में ये भी कहता है कि सब जो इलेक्ट्रॉन आप एक एक करके भर रहे हो उनकी स्पिन क्या होना चाहिए, सेम, यानी कि पैरेलल स्पिन होना चाहिए। तो ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज। तो ये हमने हुर्न के अकॉर्डिंग पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर दिया। अब इसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करेगा, यानी कि पहले अनपेयर्ड मैनर में भर लिया और सबकी स्पिन क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया। अब बचेगा तो फिर पेयरिंग होगी। ऐसे डी सबसेल में भरना है तो हम जानते हैं कि डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल हैं, तो पहले एक एक सबको दे दिया। ये हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां इलेक्ट्रॉन सबको दे दिया और सबकी स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज है। क्योंकि हुर्न्स का रूल है कि पहले अनपेयर्ड मैनर में भरो, यानी कि सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दो और उन इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होना चाहिए वो पैरेलल होना चाहिए, यानी कि समांतर होना चाहिए। तो सबका स्पिन क्लॉकवाइज है, यानी कि एक डायरेक्शन में है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझना है तो इसको और अच्छे से हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हुर्न्स का रूल है ना, उसमें एक वर्ड आता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। जो वर्ड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है इसका क्या मतलब होता है, तो जो एक शब्द होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो डायरेक्ट इन रिलेशन सीधे सीधे एनर्जी के साथ है, और वो जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है ना वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए फार्मूला होता है 2s+1, जहाँ पे s टोटल स्पिन है। अगर ये p ऑर्बिटल है, हम हुर्न के अकॉर्डिंग अगर भरते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। इसके लिए अगर टोटल स्पिन निकालें तो हम जानते हैं कि तीनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हैं और एक ही इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है, अगर क्लॉकवाइज है तो +½ होता है। तो इसका +½ +½ +½ यानी 3 × +½ तो इसका टोटल स्पिन कितना आ गया, 3/2। अगर इसको हम ऐसे भर देते हैं, पहला एक ही डिब्बे में दोनों इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन दे दें, तो इसका स्पिन कितना आएगा, इसका स्पिन हो जाएगा, देखो ये +½ इसका -½ तो ये टोटल 0 हो गया, इसका बचा +½ तो टोटल स्पिन कितना आ गया, +½ तो हम देख रहे हैं कि जब अनपेयर्ड मैनर में इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं ना तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या आ रही है, ज़्यादा। और जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू ज़्यादा आती है तो एनर्जी क्या होगी, कम। और जब एनर्जी कम रहेगी तो सिस्टम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। इसलिए हुर्न ने कहा था कि पहले इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड मैनर भरो। अनपेयर्ड मैनर में जब इलेक्ट्रॉन को भरोगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू मैक्सिमम आएगी तो सिस्टम की एनर्जी क्या आएगी, कम हो जाएगी। और इस तरह से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को हम पहले भर लेते हैं। ओके।